नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल गुरुकुल पर। तो क्या हैं आपके लिए यूपी टेट और सी टेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं और जिसमें प्रश्न के बाद 4 विकल्प दिए गए हैं। उनमें से एक विकल्प सही होगा, वो आपको चुनना होगा और खुद से आपको एनालिसिस करना होगा कि मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का आंसर सही दे पा रहे हैं स्वयं से। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन इज निकट दूर सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत, मस्तोक्त मुखी सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन है निकट दूर सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत, मस्तोक्तमुखी सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा मस्तोक्तमुखी सिद्धांत। मस्तोक्तमुखी सिद्धांत इसका सही आंसर होगा। मस्तोक्तमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से नीचे की ओर होता है। बच्चा पहले सिर नियंत्रित करना सीखता है और फिर अपने पैरों को नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि किशोरावस्था को तूफान एवं तनाव की अवस्था किसने कहा। किशोरावस्था को तूफान एवं तनाव की अवस्था किसने कहा। ऑप्शन है रॉस, स्टेनली हॉल, क्रो एंड क्रो, हॉलॉक। तो ऑप्शन है रॉस, स्टेनली हॉल, क्रो एंड क्रो, हॉलॉक। किशोरावस्था को तूफान एवं तनाव की अवस्था किसने कहा। तो इसका सही आंसर होगा स्टेनली हॉल। स्टेनली हॉल ने किशोरावस्था को तूफान एवं तनाव की अवस्था कहा। तो स्टेनली हॉल ने किशोरावस्था को स्टोर्म एवं स्ट्रेस पीरियड कहा। तो किशोरावस्था को तूफान एवं तनाव की अवस्था स्टेनली हॉल ने कहा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि प्रश्न नंबर 3 जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और बार बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि पिछली बार हुए यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ये प्रश्न वहीं से है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन है विकास निरंतर चलता है, विकास की गति सभी में समान होती है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास क्रमबद्ध होता है। तो निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास निरंतर चलता है, विकास की गति सभी में समान होती है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, और ऑप्शन डी है कि विकास क्रमबद्ध होता है। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, विकास की गति सभी में समान होती है। ऐसा नहीं कि कोई विशिष्ट है तो उसका पैर पहले बड़ा हो जाएगा, किसी का बाद में होगा। इसलिए विकास की गति सदैव समान होती है। विकास की गति सभी में समान होती है। हर बच्चे के विकास की गति अलग अलग होती है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है कि वंशानुक्रम एवं वातावरण का संयुक्त प्रभाव किस पर पड़ता है। वंशानुक्रम एवं वातावरण का संयुक्त प्रभाव किस पर पड़ता है। तो इसका ऑप्शन है केवल शारीरिक विकास पर, केवल मानसिक विकास पर, केवल सामाजिक विकास पर, संपूर्ण विकास पर। तो देखिए मैं 1 से 2 बार प्रश्न को इसलिए बोलता हूं और ऑप्शन को इसलिए बोलता हूं कि आप लोग को सेल्फ आंसर देने के लिए समय मिले, है ना। इसलिए मैं 1 से 2 बार प्रश्न को बोलता हूं और 1 से 2 बार ऑप्शन को बोलता हूं। चलिए प्रश्न है कि वंशानुक्रम एवं वातावरण का संयुक्त प्रभाव किस पर पड़ता है। केवल शारीरिक विकास पर,
केवल मानसिक विकास पर, केवल सामाजिक विकास पर, संपूर्ण विकास पर। तो इसका सही आंसर है डी, संपूर्ण विकास पर। संपूर्ण विकास पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का संयुक्त प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के सभी प्रकार के विकास पर और इन्वायरमेंट दोनों का प्रभाव पड़ता है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों पर प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, संपूर्ण विकास पर। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न 5 है कि बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी मानी जाती है। प्रश्न नंबर 5 है कि बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी मानी जाती है। विद्यालय, समाज, परिवार, खेल समूह। तो इसका सही ऑप्शन इसका है कि परिवार। परिवार ही बालक की प्रथम पाठशाला होती है और जिससे बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते हैं। जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ से सीखते हैं? सबसे ज़्यादा बच्चे अपने परिवार से सीखते हैं। तो बच्चा सबसे पहले परिवार से भाषा, व्यवहार, संस्कार सीखता है। तो परिवार ही बालक की प्रथम पाठशाला मानी जाती है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, परिवार बालक की प्रथम पाठशाला मानी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्न में से कौन सा संवेगात्मक विकास का लक्षण है। निम्न में से कौन सा संवेगात्मक विकास का लक्षण है। ऊंचाई बढ़ाना, भाषा सीखना, क्रोध एवं भय व्यक्त करना, लिखना सीखना। तो ऑप्शन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक विकास का लक्षण है। ऊंचाई बढ़ाना, भाषा सीखना, क्रोध एवं भय व्यक्त करना, लिखना सीखना। तो इसका सही आंसर होगा सी, क्रोध एवं भय व्यक्त करना संवेगात्मक विकास का लक्षण है। भावनाओं की अभिव्यक्ति संवेगात्मक विकास का भाग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि सीखना क्या है। तो केवल पढ़ना, व्यवहार में परिवर्तन, केवल याद करना, केवल अनुभव प्राप्त करना। सीखना क्या है? केवल पढ़ना, व्यवहार में परिवर्तन, केवल याद करना, केवल अनुभव प्राप्त करना। तो इसका सही आंसर होगा कि सीखना, व्यवहार में परिवर्तन करना, यानी कि विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। सीखना क्या है? सीखना व्यवहार में परिवर्तन करना ही सीखना कहलाता है। अनुभव एवं अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। तो अनुभव एवं अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। तो सीखना क्या कहलाता है? सीखना व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। इसका विकल्प बी इसका सही आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बालक के सामाजिकरण का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम क्या है। बालक के सामाजिकरण का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम क्या है? रेडियो, परिवार, परीक्षा, पुस्तक। तो देखिए बालक के सामाजिकरण का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम क्या है। अभी पिछला प्रश्न नंबर 6 या 7 इसी से संबंधित था। तो बालक के सामाजिकरण का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम परिवार होता है। बालक के सामाजिकरण का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम परिवार होता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर बी होगा। सामाजिकरण की प्रक्रिया परिवार से प्रारंभ होती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो सामाजिकरण की प्रक्रिया परिवार से प्रारंभ होती है। तो यानी कि बालक के सामाजिकरण का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम परिवार होता है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है कि निम्न में से कौन सा खेल बालक के सामाजिक विकास में सबसे अधिक सहायक है। निम्न में से कौन सा खेल बालक के सामाजिक विकास में सबसे अधिक सहायक है। तो ऑप्शन है कि अकेला खेलना, दर्शक खेलना, सामूहिक खेलना, काल्पनिक खेलना। तो
प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा खेल बालक के सामाजिक विकास में सबसे अधिक सहायक है? अकेला खेलना, दर्शक खेलना, सामूहिक खेल, काल्पनिक खेल। तो इसका सही आंसर होगा कि सामूहिक खेल। सामूहिक खेल बालक के सामाजिक विकास में सबसे अधिक सहायक होता है। सामूहिक खेल सहयोग, नेतृत्व एवं अनुशासन विकसित करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सामूहिक खेल से बच्चे में सहयोग की भावना, नेतृत्व की भावना और अनुशासन विकसित होता है। इसलिए बालक के विकास में बालक के सामाजिक विकास में सबसे अधिक जो सहायक है वो सामूहिक खेल है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है कि बुद्धि एवं आयु के अनुपात पर आधारित IQ किसने दिया? बुद्धि एवं आयु के अनुपात पर आधारित IQ सूत्र किसने दिया? तो देखिए, इस प्रश्न को आपको मैं बता दूं कि अभी तक मैं सिर्फ 3 क्लास लेके आया हूं बाल विकास एवं शिक्षण विधि से, और तीनों ही सीरीज में एक ये IQ से कॉमन क्वेश्चन आ रहा है ना। तो आप IQ को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। किसी भी UP टेट, CTET या किसी भी बिहार स्टेट में किसी भी एग्जाम में जाएंगे, इससे रिलेटेड जरूर प्रश्न आएगा। तो प्रश्न है बीने ने, स्टर्न ने, टर्मन ने, स्पीयरमैन ने। तो बुद्धि एवं आयु के अनुपात पर आधारित IQ सूत्र किसने दिया? बीने, स्टर्न, टर्मन, स्पीयरमैन। तो इसका सही आंसर होगा स्टर्न। स्टर्न ने बुद्धि एवं आयु के अनुपात पर आधारित IQ सूत्र दिया। तो IQ का फॉर्मूला क्या होता है? IQ सूत्र का फॉर्मूला होता है मानसिक आयु डिवाइडेड बाई वास्तविक आयु इंटू 100 का सूत्र स्टर्न ने दिया। स्टर्न ने क्या दिया? स्टर्न ने IQ का फॉर्मूला दिया, और वो फॉर्मूला इस तरह है कि मानसिक आयु डिवाइडेड बाई वास्तविक आयु इंटू 100, उसको 100 से गुणा कर देंगे तो आपका IQ आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रचनात्मक बालक के गुण हैं? निम्न में से कौन से रचनात्मक बालक के गुण हैं? तो ऑप्शन है जिज्ञासा, रटना, अनुकरण, संकोच। तो इसका सही आंसर होगा जिज्ञासा। जिज्ञासा ही जो है रचनात्मक बालक का गुण होता है। थोड़ा ये सब प्रश्न देखिए व्यवहारिक भी है, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि रटना किसी रचनात्मक बालक का नहीं हो सकता, अनुकरण करना किसी का नहीं हो सकता, संकोची बालक होगा तो जो रचनात्मक नहीं होगा, तो जो जिज्ञासु बालक होगा वही रचनात्मक होगा। इसलिए रचनात्मक बच्चे अधिक प्रश्न पूछते हैं और नई चीज़ें जानने की इच्छा रखते हैं। इसलिए रचनात्मक बालक का गुण जिज्ञासु बालक जो होता है वही बालक रचनात्मक होता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, जिज्ञासा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन है कि बालक में नैतिक विकास सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है? बालक में नैतिक विकास सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है? भोजन से, सामाजिक वातावरण से, ऊंचाई से, वंशानुक्रम से। बालक में नैतिक विकास सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है? भोजन से, सामाजिक वातावरण से, ऊंचाई से, वंशानुक्रम से। तो इसका सही आंसर होगा बी, सामाजिक वातावरण से। तो इसका सही आंसर है बी, सामाजिक वातावरण। और क्या है कि समाज, परिवार एवं विद्यालय नैतिक मूल्यों का निर्माण करते हैं। तो देखिए, नैतिक मूल्यों का निर्माण कौन कौन करता है? समाज करता है, परिवार करता है, समाज करता है, विद्यालय करता है, और ये सब मिलके नैतिक मूल्यों का निर्माण करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक वातावरण। बालक में नैतिक विकास करने के लिए सबसे ज़्यादा सहायक है उसका सामाजिक वातावरण किस प्रकार का है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है कि व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ सभी बच्चे समान होते हैं, बच्चों में विभिन्नताएं होना, केवल बुद्धि में अंतर होना, केवल शारीरिक अंतर होना। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या है? सभी बच्चे समान होते हैं, बच्चों में विभिन्नताएं होना, केवल बुद्धि में अंतर होना, केवल शारीरिक होना।
क्यों शारीरिक अंतर होना? तो इसका सही आंसर है बी। इसका सही आंसर है बी। व्यक्तिगत भिन्नता कैसे होती है? कि बच्चों में विभिन्नताएं होना। हर बालक बुद्धि, रुचि, क्षमता एवं व्यक्तित्व में अलग अलग होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी अवस्था में अनुकरण की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है? निम्न में से कौन सी अवस्था में अनुकरण की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं प्रौढ़ावस्था। तो देखिए, इससे रिलेटेड मैं आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था की उम्र क्या क्या होती है, किस उम्र से किस उम्र में कौन सी अवस्था होती है, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो अगर आपने मेरी पिछली क्लास ना देखी हो तो ज़रूर आप जाके डिजिटल गुरुकुल पर बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण विधि वाले प्लेलिस्ट से आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में बच्चा दूसरों को देखकर तेजी से सीखता है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर ये कहता है कि एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए, एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन है केवल परीक्षा लेने के लिए, बच्चों को दंड देने के लिए, बच्चों की आवश्यकताओं एवं व्यवहार को समझने के लिए, केवल पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए। चलिए मैं इसके आंसर को यहाँ पर हाइड कर दे रहा हूँ और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दें, और जब मैं अगली क्लास लेके आऊँगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर होना चाहिए कि एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। किस लिए होना चाहिए? किस लिए होना चाहिए? केवल परीक्षा लेने के लिए, बच्चों को दंड देने के लिए, बच्चों की आवश्यकताओं एवं व्यवहार को समझने के लिए, केवल पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए। अच्छा, मैं माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मैं इसका उत्तर नीचे दे दिया हूं, तो आप लोग चलिए अगले सीरीज में मैं नहीं दूंगा। इसका सही आंसर है सी। इसका सही आंसर है सी। बच्चों की आवश्यकताओं एवं व्यवहार को समझने के लिए एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान शिक्षक को छात्रों की रुचि, क्षमता एवं समस्याएं समझने में सहायक है, इसलिए एक शिक्षक में बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं आपको लेकर, माफ़ करिएगा, चलिए अब 15 प्रश्नों की ये सीरीज़ थी जो कि समाप्त होती है। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं डिजिटल गुरुकुल बाय पांडे सर पे, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे मुझे आप लोगों के लिए वीडियो लाने में मदद मिले और थोड़ा सा उत्साह मिले। और प्लीज़ अगर आप बाल टीईटी, यूपी टेट, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप जो है इस वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल गुरुकुल बाय पांडे सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।